हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर वी आर गोना डू अ चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से आप क्या मान सकते हो। कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीदने की या लगाने की पैसा जो हमारा लगता है वो। ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब कि जब भी एक बिज़नेस जो होता है जब चलता है, जब वो रन कर रहा होता है, जब स्टार्टिंग फेज़ होता है तो उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो पैसा कहाँ से उठाने की कॉस्ट, तो मतलब पैसे उठाने की कॉस्ट अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या आता है। कैपिटल लेना कंपनी के अंदर क्या क्या होता है। आप अपना कैपिटल कहाँ से लेकर आ सकते हो, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से और अपने डेट से। इक्विटी शेयर से जो अभी आप पैसा उठाते हो तो ऑब्वियसली बात है आप उसको क्या पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो टू द कंपनी। कॉस्ट ऑफ कंपनी होता है वो उसके लिए, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है तो वो उसके लिए क्या हो गई, वो कॉस्ट हो गई। देन ये जो होता है, अगर जो भी कॉस्ट ऑफ कंपनी होती है फॉर द इक्विटी शेयर्स के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जहाँ पे आपको इक्विटी से पैसा उठाने के लिए कितना पैसा लगा, ठीक है ना, मतलब कि इतना तो आपको अल्टीमेटली पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो दिस इज़ योर कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर इक्विटी। इसी तरीके से आपका प्रेफरेंस शेयर आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि जहाँ पे आपको डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उठाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई आपको पैसा देगा तो वो फ्री में नहीं देगा, वो आपको चार्ज करेगा, वो आपसे कुछ लेगा भी। तो जो वो लेगा उसके लिए तो वो रिटर्न्स होंगे और आपके लिए वो क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, योर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हम केपी के नाम से भी बुलाया जाता है। देन डेट, डेट क्या होता है आपका, ऑब्वियसली बात है कि जब आप पैसा डेट डिवेंचर से उठाते हो तो उसको आपको पे करना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू देम। एंड जो भी आपको इंटरेस्ट पे करोगे तो उसके लिए वो क्या होगा, आपके लिए कॉस्ट क्रिएट होगी और उसको हम कॉस्ट ऑफ डेट बोलेंगे, जिसका प्यार से नाम होगा केडी। क्या होगा, केडी। देन हम क्या करते हैं कि कंपनी जो है वो जगह जगह से पैसा उठाती है, वो कैपिटल से, क्या इक्विटी से भी उठाती है कुछ पैसा, प्रेफरेंस से भी उठाते हैं कुछ, डिवेंचर से भी। इन सब का हम क्या कर देंगे, वेटेड एवरेज। क्या कर देंगे हम इन सब का वेटेड एवरेज। जब हम इन सब का वेटेड एवरेज करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे अल्टीमेटली में टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, के ओ। क्या बोलते हैं, के ओ। तो ये हो गया के ई, के पी, के डी और के ओ, विच इज़ योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके ऊपर हमारा पूरा अच्छा खासा लंबा चौड़ा चैप्टर है जो कि हम करेंगे ही। मान लो कि आपके पास ये सारे अमाउंट्स है जो आपने उठाए हैं फ्रॉम दीज सोर्सेज। इक्विटी से आपने 40 लाख रुपए उठाए हैं, फिर आपने प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख रुपए उठाए हैं और डिबेंचर से 20 लाख रुपए। इन सब का कॉस्ट का परसेंटेज है, मान लो कि 15% डिविडेंड आप इनको दे रहे हो, 11% और 9% का इंटरेस्ट रेट इनका इतना है। अब टोटल कॉस्ट कितना होगा, 40 का 15% विच इज़ 6 लाख, 10 का 11% विच इज़ 1.10 लाख, 20 का 9% विच इज़ 1.80 लाख। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है। एंड मान लो कि आपको देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ योर टोटल कॉस्ट लग रहा है, तो वेटेड एवरेज परसेंटेज कॉस्ट निकालनी है आपको। तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका पास टोटल कॉस्ट है उसको टोटल अमाउंट आपने कितना उठाया है उससे डिवाइड करोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो आपके पास कितना आएगा, 12.71% आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, मान लो ये W है, ये हमारा X है और ये WX है, तो ये क्या है, सिग्मा ऑफ WX बाय में सिग्मा ऑफ योर W। तो ये क्या निकल गया, आपका वेटेड एवरेज निकल गया ऑफ योर अमाउंट। देन इसके बाद जो आएगा, ये थोड़ी बातें हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, इट इज़ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच द कैपिटल इज़ रेज्ड। जैसे कि आपके इक्विटी हो गए, प्रेफरेंसेस हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो ये कुछ नहीं है, बस एक वेटेड एवरेज कॉस्ट है जो आपने बहुत सारे सोर्सेज से उठाया है, जैसे कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स हो गए।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इट इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू बी जनरेटेड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। तो ये क्या है, आपका मिनिमम रेट है ऑफ रिटर्न। आपको इतना, देखो मान लो कि आपको 12.71% का खर्चा बैठ रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई जो भी मैंने पैसा उठाया है एटलीस्ट उतने पैसे से मुझे 12.1% तक का रिटर्न तो मुझे कम से कम मिल ही जाए। तो दिस इज़ द स्टेज कि जो आपको अर्न करनी ही करनी है, ये आपको पेमेंट करनी है दूसरों को, तो एटलीस्ट आप इतना तो कमाना ही कमाना है आपको। तो वो बोल रहा है कि ये आपका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है कि इतना तो आपको रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना ही पड़ेगा ताकि आप जनरेट करो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बाय द कंपनी। तो ये क्या होगा, आपका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होगा जो भी आप जनरेट करोगे ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। तो ये बातें हो गई आपकी कुछ बेसिक सी। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में ही आज हम बात करेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है कि कितना पैसा आपने डिबेंचर से उठाया, उसके बदले में आपको क्या क्या पे करना पड़ा, आपको क्या क्या पे करना पड़ा। तो आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे करते हो, और जो आपका इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पर होता है, आपके फेस वैल्यू पे होता है एंड लोन के अमाउंट पे होता है। क्या होता है, आपके फेस वैल्यू पर होता है और आपके लोन के अमाउंट पर होता है। जैसे मान लो कि आपने 10 लाख रुपए उठाया और उसका फेस वैल्यू जो था वो 100 था, बट आपने रिडेम्पशन आपको उनको करा है लेट्स से 95 में, तो आपको रिडेम्पशन का नहीं देखना प्राइस, या फिर किसी और का, किसी का भी नहीं देखना, चाहे आपको इशूड वैल्यू दे रखो कुछ भी दे रखो, बट आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपना फेस वैल्यू देखना है। देन उसके बाद आएगा इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, वो आपके प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता, बट यस आप प्रॉफिट में से चार्ज करते हो, इंटरेस्ट को निकालते हो। इंटरेस्ट क्रिएट्स अ टैक्स सेविंग, ये मैं आपको पॉइंट अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है, I1 - T। देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर I जो है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, T हमारा टैक्स होता है। तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकली हम लोगों ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, जैसे कि मान लो कि आपको सेल्स दे रखी है H और R की इतनी इतनी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 1000, दोनों को माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन निकलता है हमारा। जब भी हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो 2-2000 रुपये का ये निकल गया। फिर हमने क्या करा, इसमें से फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करे, 500 की हमारी फिक्स कॉस्ट थी, तो 1500 मेरे पास यहाँ पे EBIT आ गया। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, कि ना ही मैंने अभी तक इसमें से कोई इंटरेस्ट माइनस करा है, ना ही मैंने इसमें से अभी कोई टैक्स माइनस करना है। तो मैं इसमें से क्या माइनस करती हूँ, लेट सपोज कि मैंने इंटरेस्ट माइनस करा। इंटरेस्ट क्योंकि H ने कुछ भी डेट नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था, इसलिए इसको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट R ने मतलब पैसा उठाया था और उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, 300 रुपये का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इसने डेट से पैसा उठाया था। अब EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना निकल गया, इसका तो 1500 निकल गया, लेकिन इसका थोड़ा कम निकला क्योंकि इसने ऑब्वियस सी बात है इसने कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को पे करा, इसलिए इसकी अर्निंग थोड़ी कम निकली है। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स का जो रेट है वो दे रखा था लेट सपोज टू बी 30%, तो इसका 30% निकाला और इसका भी 30% निकाला, और फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी निकल गई, इन दोनों की इतने इतने। देखो इसकी अर्निंग ज़्यादा है, इसकी अर्निंग कम है क्योंकि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है। और देखो यहाँ पे टैक्स का, देखो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है और यहाँ पे टैक्स कम है, क्योंकि इसकी इनकम कम थी इसलिए इसका टैक्स भी कम है, और इसमें इनकम ज़्यादा थी इसलिए इसका टैक्स भी ज़्यादा था। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट क्या अल्टीमेटली में इफ़ेक्ट ला रहा है कि आपका जो टैक्स का जो अमाउंट है वो कम जा रहा है। देखो यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पे कम है, तो अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्ट पैसे पे उठाते हो, इंटरेस्ट क्या क्रिएट करता है, आपका टैक्स की बचत करता है। क्या करता है, टैक्स की बचत। यहाँ पे उसको 90 रुपये कम टैक्स देना पड़ा, लेकिन यहाँ पे उसको 90 रुपये ज़्यादा टैक्स को देना पड़ा। तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखो 300 रुपये तो वैसे मेरी इंटरेस्ट अमाउंट था ही, 300 रुपये तो मुझे पे करना ही था क्योंकि वो तो मेरी इंटरेस्ट अमाउंट थी, उसमें से मैं 90 माइनस कर दूँगी। क्यों, 90 इज़ माई टैक्स सेविंग,
90 इज़ माई टैक्स सेविंग विच इज़ 300 का 30%, जो कि हमारा 90 हो गया, तो वो मेरा टैक्स सेविंग हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ी, मेरा 210 पड़ी। तो इसी चीज़ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 300 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.30 अंदर बच जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं I1 माइनस में T। तो आई होप कि आपको ये कॉस्ट ऑफ डेट का बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। इनकेस अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस देखिए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चीज़ें हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में। अभी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, धीरे धीरे करके फिर हम उनका मतलब ये चैप्टर इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर, सीरियसली बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इट टेक्स सम टाइम। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर आऊँगी ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाएँ। So that's it for this video. I hope you like it. So if you like it, do not forget to hit the like button, share and subscribe my channel.